नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष राजनीति विज्ञान की इस ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम मैकियावेली द्वारा प्रतिपादित शासन कला के सिद्धांत पर विस्तृत चर्चा करेंगे। जैसा कि आपको सभी को मालूम है, मैकियावेली एक व्यवहारिक और यथार्थवादी विचारक है। उसके विचारों पर तत्कालीन समय और इटालियन परिस्थितियों की झलक स्पष्ट परिलक्षित होती है। मैकियावेली के समय इटली अनेक राज्यों में विभक्त था। न केवल इटली अनेक राज्यों में विभक्त था, बल्कि वहाँ के शासक आपस में भी संघर्षरत थे। फलस्वरूप इटली पर निरंतर विदेशी आक्रमण होते रहते थे और इटली की संप्रभुता खतरे में थी। इसी कारण इटली की इस दुर्दशा से मैकियावेली बड़ा दुखी था। उसकी महत्वाकांक्षा थी कि इटली का राजनीतिक एकीकरण हो, ताकि इटली रोमन साम्राज्य के अपने पुराने गौरव को उन्हें प्राप्त कर सके। उसका ये भी विश्वास था कि इस कार्य को एक शक्तिशाली निरंकुश शासक ही कर सकता है। इसके अतिरिक्त उस समय इटली का जो नागरिक समाज है वो नैतिक रूप से भ्रष्ट था, उसका नैतिक पतन हो चुका था। मैकियावेली का ये दृढ़ विश्वास था कि शासन का जो स्वरूप है वो नागरिकों के सद्गुणों पर आधारित होना चाहिए। वैसे तो मैकियावेली ने गणतंत्र व्यवस्था को सर्वश्रेष्ठ शासन माना है, परंतु मैकियावेली का ये मानना है कि गणतंत्र शासन उन राष्ट्रों के लिए या उन राज्यों के लिए बेहतर रहता है जहाँ के नागरिक सद्गुणी हो। इटली का समाज नैतिक रूप से भ्रष्ट है और वहाँ के लिए एक शक्तिशाली निरंकुश शासक की आवश्यकता गणतंत्र की अपेक्षा ज़्यादा है। अतः उसने एक ऐसे अत्याचारी निरंकुश शासक, जिसे उसने प्रिंस का नाम दिया, उसकी कल्पना की जो इटली का एकीकरण करे, विदेशी आक्रांताओं को मार भगाए और इटली के साम्राज्य में एक व्यवस्था स्थापित करे। अब ये शक्तिशाली शासक वही हो सकता है जो शासन की कला का पूर्ण विशेषज्ञ हो। इसी कारण मैकियावेली ने अपने ग्रंथ द प्रिंस के 18वें अध्याय में शासन कला के सिद्धांत का वर्णन किया है। शासन कला या राजकला के सिद्धांत वो सूत्र हैं जो मैकियावेली ने दिए हैं, जिसका अनुपालन करके कोई भी शासक एक शक्तिशाली शासक बन सकता है। मैकियावेली का मानना है कि एक महत्वाकांक्षी शासक द्वारा इन परामर्शों या इन सूत्रों या शासन कला के सिद्धांतों का पालन अवश्य रूप से करना चाहिए। मैकियावेली के सफल शासन कला के ये सूत्र निम्नलिखित है। पहला है शक्ति का अर्जन। मैकियावेली का मानना है कि शासक, जिसे उसने प्रिंस का नाम दिया, याद रखिए उसकी पुस्तक का भी नाम प्रिंस है, जिसमें उसने अपनी शासन कला का सिद्धांत दिया है, और उसने जो शक्तिशाली शासक की कल्पना की है उसको भी उसने प्रिंस ही नाम दिया है। मैकियावेली का मानना है कि शासक का जो पहला कर्तव्य है वो निरंतर शक्ति का अर्जन करे, ताकि जनता को बाहरी व आंतरिक आक्रमण से सुरक्षित रखा जा सके। शासक शक्तिशाली होगा तभी तो विदेशी आक्रांताओं को मार भगाएगा, और शासक आंतरिक रूप से भी शक्तिशाली होना जरूरी है। अन्यथा राज्य में कोई शासक उसके शासन के विरुद्ध विद्रोह करके उसको पद से हटा देगा। तो शासक शक्तिशाली तो होना ही चाहिए, साथ साथ में उसको निरंतर शक्ति अर्जन में रहना चाहिए। उसे बाहरी रूप से दूसरे राष्ट्र को भी जीतना चाहिए और आंतरिक आधार पे भी अपने विरोधियों का दमन करके अपनी शक्ति के विस्तार में लगे रहना चाहिए, ताकि बाहरी रूप से और आंतरिक रूप से उसके शासन को किसी भी स्तर पे चुनौती का सामना ना हो पाए। दूसरी है प्रशिक्षित राष्ट्रीय सेना। मैकियावेली का मानना था कि हर शक्तिशाली राज्य को एक स्थायी नागरिक सेना रखनी चाहिए, क्योंकि सामंती व भाड़े की तुलना में राष्ट्रीय सेना अधिक कारगर होती है। इटली के उस समय एक परंपरा थी, खासतौर से इटली के छोटे नगर राज्यों में, कि शासक स्थायी सेना नहीं रखते थे, वो भाड़े की सेना रखते थे जिसमें विदेशी तत्व भी होते थे। मैकियावेली का मानना था कि ऐसी सेना राज्य की रक्षा करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि विदेशी या भाड़े के सैनिक में देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति की भावना नहीं होती, और ये राष्ट्रभक्त मातृभूमि के लिए अपने प्राण निछावर नहीं कर सकते। इसके विपरीत जो राष्ट्रीय और स्थायी सेना होती है वो राष्ट्रीय भावना से उत्पोध होती है और मातृभूमि के लिए वे अपना सर्वस्व भी निछावर कर सकते हैं। तो उसका दूसरा पॉइंट है शक्तिशाली स्थायी राष्ट्रीय सेना।
तीसरा उसने बोला है युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। मैकियावेली ने ये बोला है कि शासक को सदैव युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए, युद्ध से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, निरंतर युद्ध की तैयारी करनी चाहिए ताकि आकस्मिक आक्रमण का भी वो भली भांति सामना करना पड़े। मतलब ऐसी स्थिति जिसमें ऐसा प्रतीक हो रहा है कि शांति है चारों ओर, उस स्थिति में भी मैकियावेली ने कहा है कि भाई आप सेना युद्ध की तैयारी करते रहो ताकि आकस्मिक रूप से भी आप पे युद्ध हो जाए तो आप उसका बेहतर तरीके से मुकाबला कर पाए। चौथा है शांति काल की नीति। मैकियावेली ने यह भी बोला है कि शांति काल में भी शासक को निष्क्रिय नहीं रहना चाहिए बल्कि जनता के सामने लगातार बड़ी बड़ी परियोजना प्रस्तुत करे ताकि जनता असंतुष्ट ना हो पाए और उस शासक के प्रति विद्रोह ना करे। शेर और लोमड़े की नीति। मैकियावेली के अनुसार इटली के एकीकरण के लिए, इटली के पुनः गौरव की स्थापना के लिए इटली का शक्तिशाली बनना जरूरी है और ये शक्तिशाली इटली का निर्माण एक शक्तिशाली तानाशाह शासक ही कर सकता है जिसे उसने प्रिंस का नाम दिया। मैकियावेली के अनुसार शक्तिशाली शासक वो होगा जो शेर और लोमड़ी के गुणों से उद्भूत हो। वापस सुनिए, मैकियावेली ने कहा कि शक्तिशाली राजा वो होगा जिसमें शेर और लोमड़ी के विरोधाभासी गुण आए। वो अपने विरुद्ध षड्यंत्रों को रोकने के लिए तो लोमड़ी के प्रति चालाक होना चाहिए, मतलब उसमें चालाकी इतनी होनी चाहिए जैसे लोमड़ी में होती है ताकि उसके आसपास कोई भी षड्यंत्र हो रहे हो तो वो उसे पता लग जाए उसको और उसका प्रतिरोध कर पाए। साथ ही विरोधियों को समाप्त करने के लिए शेर की भांति निर्दयी और शक्तिशाली हो, यानी दो विरोधी गुण होना चाहिए, शेर की भांति शक्तिशाली और निर्दयी और लोमड़ी की भांति चालाक, ताकि षड्यंत्रों का भी सामना कर पाए और अपने विरोधियों का भी दमन कर पाए। अगला पॉइंट, आचरण, भययुक्त आचरण किंतु घृणास्पद नहीं। मैकियावेली के अनुसार शासक को ऐसा आचरण अपनानी चाहिए ताकि उसका भय जनता में रहे, विरोधियों में रहे, लेकिन जनता उससे घृणा भी नहीं करे, ये भी उसको देखना चाहिए। उसे निरंतर सद्गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए, उसे अपने आप को धर्मपरायण, सद्गुणी और उदार दिखाना चाहिए। पर वास्तव में ये सद्गुण केवल का प्रयोग शासक को केवल स्वांग और पाखंड के रूप में ही करना चाहिए, यानी सद्गुणों के प्रदर्शन के लिए उसको स्वांग और पाखंड का सहारा लेना चाहिए। उसे स्वयं को नैतिक, धार्मिक, न्यायप्रिय, उदार दिखाना चाहिए, परंतु आवश्यकता अनुसार जरूरत होने पर इसके ठीक विपरीत आचरण करने से भी पीछे नहीं हटना चाहिए। दिखाना तो ये चाहिए कि बहुत उदार है, बहुत सद्गुणी है, बहुत न्यायी है, बहुत नैतिक है, बहुत ईमानदार है, बहुत जनप्रिय है, पर वास्तव में उसे आवश्यकता अनुसार ढोंगी, हिंसक, छल, बल, हर साम, दान, दंड, भेद, हर उपाय का सामना करना चाहिए। उसे उत्कृष्टता का दिखावा करना चाहिए, वो जो है उसका दिखावा नहीं करना चाहिए और जो नहीं है उसका दिखावा नहीं करना चाहिए और जो नहीं है उसका दिखावा करना चाहिए। होना तो चाहिए उसको कपटी, धूर्त, चालाक, हिंसक, पर दिखावा करना चाहिए उदारता का, सद्गुणों का, धर्म का। और धर्म का प्रयोग तो उसको एक राजनीतिक टूल, एक पॉलिटिकल टूल, एक राजनीतिक हथियार के रूप में करना चाहिए। दिखावा धार्मिक होना का करना चाहिए पर वास्तव में धार्मिक नहीं होना चाहिए, लेकिन जनता को धार्मिक होने के लिए विवश करना चाहिए। उसको दोहरी नैतिकता का सिद्धांत दिया है मैकियावेली ने कि दोहरी नैतिकता के दो आयाम हैं। एक तो शासक के लिए कि शासक को नैतिकता का दिखावा तो करना चाहिए पर वास्तव में नैतिक नहीं होना चाहिए। वास्तव में तो जो उसका हित हो, और हित क्या है, राज्य को शक्तिशाली बनाना, राज्य की सुरक्षा करना, उसके लिए जो उसको आवश्यक हो, साम दाम दंड भेद, छल कपट, मृत्यु, किसी के वध करना, किसी की हत्या करना, किसी को लूटना, सब काम करना चाहिए, पर दिखावा उसको नेकी का, ईमानदारी का, अच्छाई का, उदारता का करना चाहिए। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जनता को लेकिन नैतिक होना चाहिए। शासक को ये प्रयास करना चाहिए कि जनता उदार हो, जनता नैतिक हो, जनता सद्गुणी हो, जनता कर्तव्य परायण हो, जनता राष्ट्र के प्रति समर्पित हो, यानी जनता के लिए अलग नैतिकता और शासक के प्रति अलग नैतिकता। सामान्य सदाचार का पालन, शासक के हित में कि वो वासना रहित जीवन व्यतीत करे, दिखावे के लिए उसको स्त्रियों का पूर्ण सम्मान करना चाहिए, उससे स्त्रियों का हरण अथवा शीलभंग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उसे कभी भी प्रजा के संपत्ति का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, प्रजा के प्रति लूटमार की नीति नहीं अपनानी चाहिए। मैकियावेली ने कहा है व्यक्ति पिता की मृत्यु को बोल सकता है पर
अगर कोई उसकी संपत्ति को छीन ले उसको नहीं। मैकियावेली ने क्या कहा है कि शासक को महिलाओं से अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, उसको राजा की दूसरे की संपत्ति नहीं छीननी चाहिए, क्योंकि लोग अपने पिता के हत्यारों को भूल जाते हैं पर कौन ने उसकी संपत्ति का हरण किया ये नहीं भूलते। तो उसे भूल के भी ऐसा कोई काम नहीं हो जिससे प्रजा की संपत्ति को वो छीन ले और प्रजा में उसके प्रति असंतोष हो। ना ही उसको महिलाओं से अभद्र व्यवहार करना चाहिए, महिलाओं को सम्मान करना चाहिए, उसे कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे जनता के मन में उसके प्रति घृणा हो। इसके विपरीत उसको ऐसा दिखावा, ऐसा प्रदर्शन, ऐसा अपने आप को ऐसा प्रेजेंट करना चाहिए कि वो बहुत नैतिक है, बहुत उदार है, बहुत सद्गुणी है। इसके अलावा उसे सदैव शक्तिशाली होने का प्रदर्शन करना चाहिए। समानता, प्रजा शक्ति से प्रेम करती है, वो शासक को भी एक अपने नेतृत्व को भी एक शक्तिशाली व्यक्ति के रूप में देखना पसंद करती है। आप देख लीजिए, वर्ल्ड में देख लीजिए, आज भी देख लीजिए, चाहे इंदिरा गांधी हो, चाहे शिवाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, चाहे विदेशी में भी आप चाहे किसी भी अच्छे शासक को देख लीजिए, मार्गरेट थैचर हो, कोई भी आप देख लीजिए, जनता हमेशा शक्तिशाली राष्ट्र अपना नेतृत्व, चाहे वो अच्छा हो बुरा हो वो अलग बात है, वो डिबेटेबल है, पर जनता उस शासक को पसंद करती है जो शक्तिशाली हो, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता हो, जो शीघ्र निर्णय ले और ना केवल निर्णय ले बल्कि निर्णयों को कठोरतापूर्वक और सफलतापूर्वक लागू कर सके। उसे इसलिए शासक ऐसा हो जो शक्तिशाली हो और साथ में शक्तिशाली होने का प्रदर्शन करे, तुरंत निर्णय ले, त्वरित निर्णय ले, निर्णयों को सफलतापूर्वक लागू करे, समय समय पे अपनी वीरता और साहस का प्रदर्शन करे। इसके अलावा पुरस्कार और दंड संबंधी नीति, शासक को चाहिए कि वे राज्य के योग्य व गुणी जनों को समय समय पर उनका सम्मान करे, उन्हें अपने स्वयं पुरस्कार और उपाधियां दे। जब किसी प्रभावशाली व्यक्ति को दंडित करना हो ना तो उससे स्वयं नहीं करना चाहिए, अपने अधीनस्थ के द्वारा करना चाहिए। पुरस्कृत तो स्वयं करना चाहिए, जो कोई अच्छा काम करे तो पुरस्कृत स्वयं करे, पर किसी को अगर दंडित करना पड़े तो स्वयं नहीं करना चाहिए बल्कि अपने अधीनस्थों के माध्यम से करवाना चाहिए, ताकि शासक पे सीधा साधा आरोप नहीं लगे और जरूरत पड़े तो वो दंड को संशोधित करके अपनी उदारता का प्रदर्शन कर पाए। राज्य के आर्थिक विकास में लगे रहना चाहिए। शासक को स्वयं व्यापार और वाणिज्य के कार्य तो नहीं करने चाहिए, परंतु उसे इस बात का प्रयास करना चाहिए कि राज्य का आर्थिक विकास हो। राज्य में कृषि, व्यापार, वाणिज्य का विकास नहीं होता तो निर्धनता आती है, और निर्धनता आती है तो जनता असंतुष्ट होती है, और असंतुष्ट होती है तो उसका दुष्परिणाम शासक को भोगना पड़ता है। कानूनों का पालन, शासक को प्रजाधन एवं अधिकारियों से कठोरतापूर्वक कानूनों का पालन कराना चाहिए, क्योंकि इसमें प्रशासन में भ्रष्टाचार समाप्त होता है, शासन में स्थायित्व प्राप्त होता है। इससे पदाधिकारियों को भ्रष्ट एवं लापरवाही समाप्त करने के लिए उसे विधिक उपाय अपनाना चाहिए। मैकियावेली ने कहा है कि कानूनों का जो लागू करना है उसके लिए शासक को कठोर होना चाहिए, लेकिन ये भी कहा है कि कानून राज्य की प्रथाओं, संस्थाओं और आदर्शों और अपेक्षाओं के अनुरूप हो, अन्यथा लोगों में असंतोष फैलता है। इसके अलावा शासन को मितव्ययिता व उदारता की नीति का अपनाना चाहिए। राज्य में धन व शक्ति का विशेष महत्व है। प्रजा अधीनस्थ अधिकारी एवं सैनिक शासन से उदारता की आशा रखते हैं। अतः मैकियावेली का सुझाव है कि शासक का राज को क्षीण ना हो ताकि और राज्य की सैनिक शक्ति पर भी विपरीत प्रभाव नहीं पड़े। ऐसा काम करना चाहिए कि ना तो बहुत अधिक कर लगाए, ना ही ऐसा हो कि इतना बिल्कुल ही उधार हो जाए और राज्य को सैनिक शक्ति पर विपरीत प्रभाव पड़े, यानी संतुलन बनाए रखे, ऐसा काम करे। इसके अलावा मंत्रियों की नियुक्ति में भी राजा को सावधानी रखनी चाहिए। राजा शासन की सफलता के लिए जरूरी है कि शासक के पास योग्य, स्वामी भक्त, सदाचारी मंत्री हो। अतः उसे ऐसे ही मंत्री नियुक्त करनी चाहिए, पर उसे मंत्रियों पर अंधाधुंध विश्वास नहीं करना चाहिए। उनसे आवश्यकता अनुसार सलाह लेनी चाहिए कि उसे चापलूसों से दूर रहना चाहिए। साथ ही जो राज्य को उसने विजित किया है उनके आंतरिक मामलों में उसको हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। मैकियावेली ने शासन सफलता के सिद्धांत की मैकियावेली ने ये दिए, मतलब संक्षेप में मैकियावेली ने कहा है कि राजा को शेर और लोमड़ी के गुणों से अनुरूप होना चाहिए। शेर के समान शक्तिशाली और लोमड़ी के समान चालाक, तभी वो एक शक्तिशाली, एक विजुक्षु राजा के रूप में प्रतिष्ठित होगा। आप अगर तुलना करें तो ऐसा ही सिद्धांत हमारे कौटिल्य ने भी दिए हैं
लेकिन मैकियावेली के जो शासन के सिद्धांत है उसकी आलोचना भी की जाती है। लोग बोलते हैं भाई ये जो उसके सूत्र हैं, शासन के सूत्र हैं, वो अलोकतांत्रिक है, उसकी लोकतांत्रिक समाज में ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैकियावेली बोलता है कि राजा को साम्राज्यवादी होना चाहिए, उसे निरंतर विदेशी आक्रमण करके विदेशी राष्ट्रों को अपने राज्य में मिलाना चाहिए, उसे शक्तिशाली बनना चाहिए, जो लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार्य नहीं है। उसकी राजनीति में मैकियावेली अनैतिकता को प्रोत्साहित करता है, उसका दृष्टिकोण शक्तिशाली है, वो निरंकुश राज की बात करता है, वो लोगों की स्वतंत्रता की उपेक्षा करता है। इन बातों से इस कारण उसकी आलोचना भी की जाती है। लेकिन हमें ये भी मानना होगा कि मैकियावेली एक यथार्थवादी विचारक है। ये उसने शासक की सफलता के सूत्र का वर्णन उस प्रकार किया जिस प्रकार काष्ठ कला का ज्ञान काष्ठ कला की पुस्तक में होता है। ये व्यक्ति पर निर्भर करता है कि उसकी ज्ञान का सदुपयोग करे या दुरुपयोग करे। देखिए, विचारक अपने समय की परिस्थिति में प्रभावित था। उस समय इटली की जरूरत थी, इटली का एकीकरण, और वो एकीकरण एक शक्तिशाली राजा ही कर सकता था, और शक्तिशाली राजा बनने के लिए उसने सूत्र दिए। अब ये राजा पे निर्भर करता है किसी व्यक्ति, जैसे कोई आप दवाई का सूत्र है, ठीक है, परमाणु ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा का दुष्परिणाम हम हिरोशिमा नागासाकी देख चुके हैं, और परमाणु ऊर्जा के प्रयोग के द्वारा जो विद्युत और ऊर्जा में के क्षेत्र में जो सफलता प्राप्त हुई है वो भी हम देख चुके हैं। यानी हर चीज़ के नकारात्मक और सकारात्मक पक्ष होते हैं। ज्ञान व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो ज्ञान का फ़ायदा नेगेटिव वे में उठाए या पॉजिटिव वे में उठाए, सकारात्मक रूप से उठाए या नकारात्मक। मैकियावेली ने एक सिद्धांत दिया है एक राज्य और एक शक्तिशाली शासन का, ये व्यक्ति पर निर्भर करता है उसका सदुपयोग करे या दुरुपयोग। और साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना होगा कि उस समय की इटली की आवश्यकता एक शक्तिशाली राज्य की थी। मैकियावेली के इन सिद्धांतों, इन्हीं विचारों पर चलकर कैबून ने, इन्हीं विचारों और इन्हीं सिद्धांतों पर चलकर कैबून ने इटली के एकीकरण में सफलता प्राप्त की। इसलिए मैकियावेली की आलोचनाओं के बावजूद भी एक यथार्थवादी और व्यवहारिक विचार था, जिसके दिए गए विचारों पर चल के ही आगे इटली का एकीकरण संभव हो पाया। मुझे लगता है कि ये टॉपिक आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा। इससे संबंधित आपके जो भी प्रश्न हैं आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।